हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन टू एन ओल्डर क्लाइंट वो इज टेकिंग डिजॉक्शन। क्या ले रहा है पेशेंट? डिजॉक्शन ले रहा है डेली। ठीक है, द नर्स एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट decrease lean body mass and decrease glomerular filtration rate। GFR क्या है? कम है, और लीन बॉडी मास क्या है? वो भी कम है। विच आर एज रिलेटेड बॉडी चेंजेस could place the client at risk for which complication with medication therapy। ठीक है, क्या है? एक क्लाइंट है जो क्या ले रहा है? डिजॉक्शन ले रहा है। ठीक है, और क्लाइंट क्या है? डिक्रीज लीन बॉडी वाला क्लाइंट है, और इसकी क्या है? जीएफआर भी कम है। तो विच आर एज रिलेटेड बॉडी चेंजेस, जो कि बॉडी रिलेटेड चेंजेस हैं, कुड प्लेस द क्लाइंट एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, ये डिजॉक्शन का कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है अल्टीमेटली। तो डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज रिस्क फॉर डिजॉक्शन टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डिजॉक्शन, ऑप्शन डी इंक्रीज रिस्क फॉर साइड इफेक्ट रिलेटेड टू डिजॉक्शन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजॉक्शन टॉक्सिसिटी। क्या राइट आंसर होगा? इंक्रीज रिस्क फॉर डिजॉक्शन टॉक्सिसिटी, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं जिनकी बॉडी मास क्या होता है? कम होता है, जो कि एज एसोसिएटेड है, और जो डिक्रीज होता है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसके जो चेंज होते हैं वो स्पेसिफिकली नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी इससे क्या होता है? डिक्रीज क्या हो जाता है? ऑब्जॉर्प्शन। जब डिक्रीज ऑब्जॉर्प्शन होगा तो थेरेपेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीज रिस्क हो जाएगी किसकी? साइड इफेक्ट की। और क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी किसकी? टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाएंगे, अकर एज रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन। जब कोई चीज़ का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उससे क्या है? टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्यूमुलेशन किसका हो जाएगा? डिजॉक्शन का। तो इसको समझते हैं। द ओल्डर क्लाइंट is at risk for medication toxicity because of किसकी वजह से? because of decreased lean body mass and age associated क्या होगा? डिक्रीज GFR। ठीक है, अब क्या होगा? दिस एज रिलेटेड changes age is not specifically associated with decrease absorption। क्या होगा? absorption कम हो जाएगा, decrease
एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और डिक्रीज थेरेपेटिक इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज थेरेपेटिक इफेक्ट, डिक्रीज थेरेपेटिक इफेक्ट, इससे क्या होगा, और इंक्रीज रिस्क ऑफ, और इंक्रीज रिस्क ऑफ, इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर साइड इफेक्ट, क्योंकि अक्यूमुलेशन हो गया, साइड इफेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएंगे, और टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, क्यों, अकर्स एज रिजल्ट ऑफ accumulation, result of accumulation, result of accumulation of the medication, of the medication, कहाँ पे, इन द बॉडी। पेशेंट क्या था, डिजॉक्सिन ले रहा है डेली, ठीक है। अब पेशेंट क्या है, डिक्रीज लीन बॉडी वेट, डिक्रीज लीन बॉडी मास है, और उससे क्या है, डिक्रीज इसका जीएफआर भी है। तो इससे क्या होगा, जब उसको डेली ले रहा है तो उसका क्या है, जब जीएफआर कम होगा, लीन बॉडी मास कम होगा, तो उससे क्या होने लग जाएगा, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, किसका, डिजॉक्सिन का, किसका, बॉडी में। जब किसी चीज़ का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा तो कोई भी चीज़ हो उसकी क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। अब टॉक्सिसिटी होगी तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट भी आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, क्लाइंट रिस्क में आ जाएगा, तो किसकी, टॉक्सिसिटी के, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्डर क्लाइंट इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, which action contribute encouraging autonomy in the client। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में एक क्लाइंट है, ठीक है, इसकी केयर की जा रही है नर्स के द्वारा, तो कौन सा ऐसा एक्शन है जो कंट्रीब्यूट करेगा इनकरेज करने में ऑटोनॉमी को, किसकी, क्लाइंट की। तो ऑटोनॉमी का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए प्लानिंग मील्स, ऑप्शन बी डेकोरेटिंग द रूम, ऑप्शन बी शेड्यूलिंग हेयर कट अपॉइंटमेंट, ऑप्शन डी अलाउइंग द क्लाइंट टू चूज सोशल एक्टिविटी। तो प्लानिंग मील्स ये ऑटोनॉमी के अंदर नहीं आएगा। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पर्सनल फ्रीडम। तो वो प्लानिंग मील्स में कोई पर्सनल फीलिंग नहीं होगी, पर्सनल फ्रीडम नहीं होगी। डेकोरेटिंग द रूम ये भी कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है। शेड्यूलिंग हेयर कट अपॉइंटमेंट ये पर्सनल फीलिंग नहीं है, ठीक है, आप शेड्यूल कर रहे हो उसको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउइंग द क्लाइंट टू चूज सोशल एक्टिविटी। ऑटोनॉमी क्या है, पर्सनल फ्रीडम टू डायरेक्ट वन, किसके लिए, हिज ओन लाइफ, ठीक है। ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी इज पर्सनल फ्रीडम टू डायरेक्ट वन, ठीक है, डायरेक्ट वंस ऑन लाइफ, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट impinge on the
राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ऑटोनॉमस जो पर्सन होता है वो कैपेबल होता है रैशनल के लिए, थॉट के लिए, और उसकी इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम को, ठीक है, और कोई अल्टरनेटिव सर्च करने के लिए, है ना, और सॉल्यूशन लेने के लिए, ठीक है, और इससे क्या है, और किसके लिए अलाउ करता है वो, कंटिन्यू टू पर्सनल फ्रीडम, है ना, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है, एंड अदर देयर राइट्स और प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या, राइट्स एंड प्रॉपर्टी आर नॉट हार्म्ड। ठीक है, तो ऑटोनॉमी में क्या होता है, ऑटोनॉमी में एक तरह से फ्रीडम है। तो फ्रीडम कहाँ पे मिलेगी पेशेंट को, अलाउइंग द क्लाइंट टू चूज सोशल एक्टिविटी, उसको सोशल एक्टिविटी करने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो उससे क्या है, उससे ऑटोनॉमी डेवलप होगी, और ऑटोनॉमी के अंदर ये इसका बेस्ट रैशनल या इसका आंसर हो सकता है। अदरवाइज और किसी में भी कोई भी एग्जाम्पल ऑटोनॉमी को इंडिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए ओल्डर क्लाइंट इज लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी की केयर कर रही है पेशेंट की। तो विच एक्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू इनकरेजिंग ऑटोनॉमी इन द क्लाइंट, तो अलाउइंग द क्लाइंट टू द टू चूज सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी को करने के लिए उसको अलाउ करेगी, जिससे जो एक एग्जाम्पल दिया है वो अलाउइंग द क्लाइंट टू सोशल एक्टिविटी, इसमें ऑटोनॉमी उसकी डेवलप्ड होगी। तो ऑटोनॉमी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसको फ्रीडम मिलती है एक्टिविटीज़ करने की, उसकी अपनी थॉट एक्सप्रेस करने की, है ना, उसको पर्सनल फ्रीडम मिलती है, और अपनी आइडेंटिफाई जो खुद की प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने की, और उसके ऑप्शंस जो उसको सर्च द अल्टरनेटिव ऑप्शन, उसकी सोच कैपेसिटी को बढ़ाने की कैपेसिटी मिलती है, सोच को बढ़ाने की कैपेसिटी मिलती है ना। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये चीज़ें अंदर आ जाती हैं ऑटोनॉमी के अंदर। बाकी और एक भी एग्जाम्पल ऑटोनॉमी से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द होम केयर नर्स इज विजिटिंग एन ओल्डर क्लाइंट whose spouse died 6 months ago. Which behaviors by the client indicate effective coping? Select all that apply. एक क्लाइंट है, ठीक है, होम केयर विजिट किया गया है नर्स के द्वारा, ओल्डर क्लाइंट के घर पे, बोझ स्पाउस की फैमिली डाइज 6 months एगो, जिसकी फैमिली 6 महीने पहले मर गई है। ठीक है, तो विच बिहेवियर्स बाय द क्लाइंट इंडिकेट इफेक्टिव कोपिंग, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिससे लगेगा कि उसने उसको मान लिया है इफेक्टिव कोपिंग। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑप्शन ए, नेग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है, तो पर्सनल ग्रूमिंग को नेग्लेक्ट करना ये इफेक्टिव नहीं है। लुकिंग एट ओल्ड स्नैपशॉट ऑफ फैमिली, यस। ऑप्शन सी, पार्टिसिपेटिंग ए सीनियर सिटीजन प्रोग्राम, यस। ऑप्शन 4, विजिटिंग द स्पाउस ग्रेव्स once a month, yes. डेकोरेटिंग ए बॉल विद द स्पाउस पिक्चर एंड अवार्ड रिसीव्ड। ठीक है, तो बाकी ये केवल एक सिंगल ऑप्शन ऐसा है, नेग्लेक्टिंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसमें अप्लाइंग होगा। अप्लाइंग पर्सनल ग्रूमिंग अगर होता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन नेग्लेक्टिंग नहीं कर रहा है पर्सनल ग्रूमिंग, तो ये इफेक्टिव कोपिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द असिस्टिव पर्सनल रिगार्डिंग केयर ऑफ एन ओल्डर क्लाइंट विथ हियरिंग लॉस। क्या है, केयर कर रही है किसकी, ओल्डर क्लाइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ओल्डर क्लाइंट विथ हियरिंग लॉस। What should the nurse tell the AP about older client with hearing loss? तो hearing loss के अंदर जो नर्स है वो AP को क्या बताएगी इससे संबंधित, ओल्डर क्लाइंट का हियरिंग लॉस हुआ है। ऑप्शन ए, दे आर ऑफन डिस्ट्रैक्टेड। ऑप्शन बी, दे आर मिडिल ईयर चेंजेस। ऑप्शन सी, दे आर रेस्पॉन्ड टू लो पिच टोन। ऑप्शन डी, दे डेवलप्ड मोस्ट शेरमन प्रोडक्शन। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दे रेस्पॉन्डेड
टू लो पिच टोन, ये इम्पोर्टेंट है। हाई पिच पर अगर किसी का हियरिंग लॉस है, ये एज रिलेटेड क्या है, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, क्योंकि पेशेंट क्या है, ओल्डर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रेस्बाइक्यूसिस। इसको क्या बोलते हैं, जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है इसको बोलते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस। ये भी आ सकता है कि प्रेस्बाइक्यूसिस क्या है, तो ये क्या है, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं इरिवर्सिबल डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। किसमें, इनर ईयर में क्या होते हैं, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस में क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, क्या है, प्रेस्बाइक्यूसिस मैंने बता दिया। एज रिलेटेड इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं होंगे, इरिवर्सिबल डिजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है, ऑफ द, कहाँ के, इनर ईयर के, ऑफ द इनर ईयर, डेट जो के, दैट लीड टू डिक्रीज हियरिंग एबिलिटी। ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ these changes as result of these changes, the older client has decreased, जो क्या होगा, has decreased respond to high pitch, that decrease response to high frequency sound या high pitch sound, high frequency या high pitch sound। इससे क्या होगा, लो पिच साउंड या वॉइस टोन और वॉइस टोन, इससे क्या होगा, आज हियर मोर इजली। ठीक है, क्या होगा, ये जो पेशेंट हैं वो लो पिच साउंड को सुन पाते हैं, हाई पिच साउंड को नहीं सुन पाते हैं, और ये क्या होता है, एज रिलेटेड इरिवर्सिबल डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, किसके, इनर ईयर के। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इससे जो हाई पिच साउंड है उसको नहीं सुन पाते हैं, और लो पिच जो टोन होती है उसको समझने में उनको आसानी होती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, The nurse is providing an educational session to new employee. And the topic is abuse of the older client. Topic क्या है, abuse of the older client. The nurse help the employees identify which client as most typically a victim of abuse. ये क्वेश्चन मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है।
क्लाइंट प्रोवाइड कर रही है क्या एजुकेशन सेशन को, किसके लिए, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। तो टॉपिक क्या है, एब्यूज ऑफ द ओल्डर क्लाइंट। तो नर्स हेल्प द एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई विच क्लाइंट एज मोस्ट, कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो मोस्ट टिपिकली विक्टिम होगा किसका, एब्यूज का। ऑप्शन ए मैन हु हैज मॉडरेट हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी ए मैन हु हैज न्यूली डायग्नोस्ड कैटरैक्ट्स। ऑप्शन सी ए वुमन हु हैज एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज। ऑप्शन डी ए वुमन हु हैज अर्ली डायग्नोस्ड लैम डिजीज। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए वुमन हु हैज एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज। तो जो एब्यूज का शिकार होगा वो कौन होगा, ए वुमन हु हैज एडवांस पार्किंसन डिजीज। क्योंकि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, एजुकेशनल सेशन, टॉपिक एब्यूज ओल्डर क्लाइंट। ठीक है, हेल्प टू एम्प्लॉय विच मोस्ट टिपिकली विक्टिम। ठीक है, तो एल्डर अब्यूज इंक्लूड में होता है फिजिकल और सेक्सुअल और साइकोसेक्सुअल साइकोलॉजिकल अब्यूज। क्या होता है, एल्डर एज एब्यूज इंक्लूड करता है किस किस को, फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल। अब्यूज। ठीक है, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, एंड वायलेशन ऑफ राइट्स, कौन कौन सफर होते हैं वो बता रहा हूँ ना। द टिपिकली abused victim, इज कौन होते हैं, इज ए वुमन ऑफ कौन से, एडवांस एज। ठीक है, एडवांस एज समझ में आ गया, जिसमें फिजिकल और मेंटल एम्पायरमेंट हो सकते हैं, लिमिट्स। ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटी है डेली लिविंग की, ठीक है, वो क्या होगी, इससे अफेक्ट होती हैं। और इस केस में क्या होता है, और कौन अफेक्ट होते हैं, ये यूजुअली लिव अलोन होते हैं। ठीक है, अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं। और एब्यूजर एंड डिपेंड ऑन हर एब्यूज फॉर केयर। ठीक है, जो इसके डिपेंडेंट्स होते हैं वो उसको केयर नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो जिससे वो भी एक क्या है, वो एक अब्यूज है। ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें, क्या है, मेनली वुमन होती हैं। और इसके जो जो इसके जो केयर गिवर होते हैं, जैसे कोई ओल्ड एज वुमन है तो उसके सन या उसके ग्रैंडसन, तो वो उसकी केयर करना नहीं चाहते, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे अगर कोई डायग्नोसिस या कोई बीमारी चली आ रही है तो वो उससे क्या है, परेशान होके उसको अब्यूज करते हैं, और वो एक अब्यूज का शिकार हो जाते हैं, जिसमें फिजिकल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो ये तीनों तरह के अब्यूज हो सकते हैं। तो अभी इस ऑप्शन के अंदर ए वुमन हु हैज एडवांस पार्किंसन डिजीज, तो ये किसके अंदर आ जाएगी, मोस्ट टिपिकली विक्टिम हो सकती है किसकी, अब्यूज की, क्योंकि पार्किंसन डिजीज ये ठीक नहीं होती है। अब इसमें ऑप्शन में क्या है, ए मैन हु हैज मॉडरेट हाइपरटेंशन। तो मॉडरेट हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, वो लोग बस टैबलेट खाएं, मस्त रहें। ठीक है, ए मैन हु हैज न्यूली डायग्नोस्ड कैटरैक्ट्स, जो न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है तो वो अब्यूज का शिकार नहीं होगा। ठीक है, ए वुमन हु हैज अर्ली डायग्नोस्ड लैम डिजीज, किसी को अर्ली डायग्नोस हो गया है तो इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन पार्किंसन डिजीज वो भी एडवांस, तो इस केस में क्या है, इसके रिकवर होने के चांस कम है। तो इसके जो केयर गिवर हैं वो इसको लंबे टाइम तक उसके लिए
उसके लिए एग्रेसिव नहीं होंगे या फिर उसके लिए केयर करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, तो इस केस में ये जो क्लाइंट है वो किस में आ सकता है, अब्यूज के अंदर आ सकता है। तो टिपिकली अब्यूज के अंदर अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन देखा जाएगा तो ए वुमन हु हैज एडवांस पार्किंसन डिजीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन द ओल्डर क्लाइंट हु इज हैविंग डिफिकल्टी स्लीपिंग एट नाइट। क्या है, एक क्लाइंट है जिसको डिफिकल्टी हो रही है किसमें, स्लीपिंग में, कब, नाइट में। विच स्टेटमेंट बाई द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कौन सा ऐसा उसका सेंटेंस है जिससे लगेगा कि उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है रिगार्डिंग मीजर्स टू इम्प्रूव स्लीप, जो नींद को बढ़ाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, आई स्विम 3 टाइम ए वीक, मैं 3 बार तैरने जाता हूँ एक वीक के अंदर। ऑप्शन बी, आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगार, मैं स्टॉप कर दूंगा सिगार को, स्मोक करना, सिगार स्मोकिंग को। ऑप्शन सी, आई ड्रिंक हॉट चॉकलेट बिफोर बेड टाइम। ऑप्शन डी, आई रीड फॉर 40 मिनट्स बिफोर बेड टाइम सिगार। देखिए, स्विम 3 टाइम वीक, ये क्या फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर है। फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होगा, नींद अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी, तो ये नींद आने को इंडिकेट कर रहा है, तो ये सेंटेंस ठीक है। आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगार, स्मोकिंग तो वैसे ही बढ़िया है, तो ये तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, आई ड्रिंक हॉट चॉकलेट बिफोर बेड टाइम, ये क्या है, ये गलत सेंटेंस है। अगर ये चीज़ बोल रहा है कि वो हॉट चॉकलेट कंज्यूम करेगा बिफोर बेड टाइम, तो ये गलत है क्योंकि इससे नींद नहीं आएगी। ऑप्शन डी, आई रीड 40 मिनट्स बिफोर बेड टाइम, ठीक है, ये नहीं है इसमें, सिगार इसका है। ये आई रीड फॉर 40 मिनट्स बिफोर बेड टाइम, आई रीड्स बुक, ठीक है 40, तो ये तो आपको ही आ जाती है, ये तो आपके लिए ठीक है। आई रीड फॉर 40 मिनट्स, आपको तो 20 मिनट में नींद आ जाती है, तो आपके लिए तो बेस्ट, ये तो एंटीडोट है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का 22 वर्ष है। ठीक है, तो किताबों को देख के तो वैसे ही नींद आ जाती है, तो ये बाकी तीनों सेंटेंस है वो ठीक है। आई स्विम 3 टाइम, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, इससे थकावट होगी, थकावट होगी तो नींद आएगी। ठीक है, आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगार, अगर आप एल्कोहल का या स्मोकिंग का अगर नहीं करते हैं तो भी नींद के लिए अच्छा है। और आई रीड बुक्स 40 मिनट्स बिफोर एट बेड टाइम, तो ये भी ठीक है, लेकिन केवल एक ये ड्रिंक हॉट चॉकलेट से नींद गायब होगी ना कि आएगी, तो इसके लिए क्या है, इसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक हॉट चॉकलेट बिफोर बेड टाइम। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द विजिटिंग नर्स ऑब्जर्व दैट द ओल्डर मेल क्लाइंट इज confined by his daughter-in-law to his room. Visiting nurse observed that older male client is confined by his daughter-in-law to his room. When the nurse suggests that he walk to the den and join the family, he says, I am in everyone's way. My daughters-in-law need to me stay here. Which is most important action for the nurse to take? Option A, say to the daughter-in-law confining your father-in-law to his room inhuman. Option B, suggest to the client and daughter-in-law that they consider a nursing home for the client. Option C, say nothing because it's best for the nurse to remain natural and wait to be asked for help. Option D, suggest appropriate resources for the client and daughter-in-law such as respite care and a senior citizen center. तो क्या है, एक नर्स विजिट कर रही है, ऑब्जर्व दैट द ओल्डर मेल क्लाइंट इज कन्फाइंड बाई हिज daughter-in-law to his room. ठीक है, when the nurse suggests that he walked to the den, he walked to the den and joined the family. He says, I am in everyone's way. My daughter-in-law need to me stay here, which is most important action for the nurse
टू टेक। तो असिस्टेंट क्लाइंट्स, देखिए इसमें क्या है, असिस्टेंट क्लाइंट्स फैमिली टू बिकम अवेयर ऑफ अवेलेबल कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम इज ए रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। तो आपके जो असिस्टेंट क्लाइंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, एक नर्स के रोल के लिए उनको पता होना चाहिए किसका, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए फैमिलीज़ को, ठीक है। ऑब्जर्विंग दैट द क्लाइंट हैज़ बिगन टू बी कन्फाइंड हिज रूम्स मेक इट नेसेसरी फॉर द नर्स टू इंटरवन लीगली एंड एथिकली, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, लीगली और एथिकली होना चाहिए। दैट मीन कि इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए राइट आंसर होगा सजेस्ट, इसके लिए क्या होगा, इस क्लाइंट के लिए सजेस्ट एप्रोप्रिएट, ये इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएट रिसोर्स टू द क्लाइंट एंड डॉटर इन लॉ सच एज रेस्पाइट केयर एंड ए सीनियर सिटीजन सेंटर। तो उनके वो सीनियर सिटीजन सेंटर के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, और वो भी कौन सा, एप्रोप्रिएट इस क्लाइंट के लिए। तो इसमें क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नर्सिंग एक्शन होगा लेने का वो क्या होगा, वो उसको एडवाइज करेगी या इसको बताएगी या सजेस्ट करेगी एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू द क्लाइंट एंड डॉटर इन लॉ सच एज रेस्पाइट केयर एंड ए सीनियर सिटीजन सेंटर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन एन ओल्डर अडल्ट क्लाइंट which assessment data would indicate a potential complication associated with the skin। ठीक है, क्या है, ए नर्स इज परफॉर्म ओल्डर क्लाइंट है, तो ओल्डर क्लाइंट के अंदर कौन सा असेसमेंट ऐसा है जो इंडिकेट करेगा पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को, किसके साथ में, विद द स्किन। ऑप्शन ए क्रस्टिंग, ऑप्शन बी व्रिंकलिंग, ऑप्शन सी डीपनिंग ऑफ एक्सप्रेशन लाइन, ऑप्शन डी थिनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्किन। देखिए तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, थिनिंग होती है किसकी, स्किन की, और क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, लॉस होती है, ठीक है, और डीपनिंग होती है किसकी, एक्सप्रेशन लाइंस की, और क्या होती है, रिंकलिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, रिंकलिंग, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। डीपनिंग ऑफ एक्सप्रेशन लाइन ये भी नॉर्मल है, लेकिन कब नॉर्मल है ये, जब क्लाइंट क्या है, ओल्डर है, ठीक है। ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। थिनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्किन, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है क्योंकि एज रिलेटेड है ये, ठीक है। लेकिन जो क्रस्टिंग होती है, क्या होती है, लेकिन जो क्रस्टिंग होती है ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को क्या करती है, इंडिकेट करती है। जो क्रस्टिंग होती है ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करती है। बाकी व्रिंकलिंग ये एज रिलेटेड हो जाती है, डीपनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लाइन ये भी एज रिलेटेड है, और थिनिंग स्किन क्या हो जाती है, पतली हो जाती है एज के चलते, और इलास्टिसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, क्रस्टिंग। क्रस्टिंग क्या है, ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है किसके लिए, इस ओल्डर क्लाइंट के लिए। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द होम हेल्थ नर्स इज विजिटिंग ए क्लाइंट फॉर द फर्स्ट टाइम while assessing the client's medication history. It is noted that there are 19 prescriptions, ठीक है, and several over the counter medication, बहुत सारी over the counter medication है, that the client has been taking. Which intervention should the nurse take first? नर्सिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है। एक क्लाइंट है जिसकी बार पहली बार एक नर्स ने विजिट किया है, ठीक है। तो जब असेस कर रही है क्लाइंट को मेडिकेशन हिस्ट्री को, तो वो नोट कर रही है कि उसके पास 19 प्रिस्क्रिप्शंस रखे हैं जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सेवरल ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ठीक है, दैट द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग, जो कि क्लाइंट उन मेडिकेशनों को खा रहा है। तो विच इंटरवेंशन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है
जिसको नर्स सबसे पहले लेगी, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, चेक फॉर मेडिकेशन इंट्रैक्शन। ऑप्शन बी, डिटरमाइंड वेदर देयर आर मेडिकेशन डुप्लीकेशन। ऑप्शन सी, डिटरमाइंड वेदर ए फैमिली मेंबर्स सुपरवाइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी, ऑल द प्रिस्क्राइबिंग प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रिपोर्ट पॉलीफार्मेसी। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, तो चेक द मेडिकेशन इंट्रैक्शन ये होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट आंसर चूज करना है अपन को। ठीक है, दूसरा क्या है, डिटरमाइंड वेदर देयर आर मेडिकेशन डुप्लीकेशंस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एक्शन, वो क्या होगा, डुप्लीकेशंस को देखेगी कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो 2 बार ली जा रही हो, क्योंकि पेशेंट क्या है, 19 प्रिस्क्रिप्शन है। क्या है, पेशेंट के पास 19 प्रिस्क्रिप्शन है, और 19 प्रिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा मेडिकेशन तो नहीं है जो 2 बार लिया जा रहा हो, डुप्लीकेशन हो रहा हो किसी मेडिकेशन का। ऑप्शन डी क्या है, डिटरमाइन वेदर ए फैमिली मेंबर सुपरवाइज फैमिली मेंबर अगर सुपरवाइज भी कर रहे हैं तो भी फैमिली मेंबर को नहीं जानकारी कि कई ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं, लेकिन कंटेंट इसमें जो साल्ट होते हैं वो सेम हो सकते हैं, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। तो फैमिली मेंबर अगर कोई मेडिकल लाइन से नहीं है तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कॉल द प्रिस्क्राइबिंग प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रिस्क्राइब कॉल करेगी, तो ये 19 प्रिस्क्रिप्शन है, हो सकता है कि ये 19 डॉक्टर्स के हों। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा अभी के लिए। तो राइट आंसर आज का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, डिटरमाइनिंग वेदर देयर आर मेडिकेशन डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, वो देखेगी कि इसमें कोई मेडिसिन ऐसा तो नहीं है जिसको 2 बार लिया जा रहा हो या फिर उसका डुप्लीकेशन हो रहा हो। ठीक है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या हो जाएगा, डिटरमाइन वेदर मेडिकेशन डुप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द लॉन्ग टर्म केयर नर्स इज परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑन सेवरल ऑफ द रेजिडेंट्स which are normal age related physiological changes. Nurse should expect to note, select all that apply। क्या है, age related physiological problem या physiological changes। ठीक है, ऑप्शन ए, इंक्रीज हार्ट रेट। ऑप्शन बी, डिक्लाइन इन विजुअल एक्टिविटी। ऑप्शन सी, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन सी, डिक्लाइनिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन 5, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन 6, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकनिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट। देखिए, तो ये एज रिलेटेड जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, इंसिडेंस ऑफ अवेकिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट, ये हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी हो जाएगा क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस नहीं होती है, शॉर्ट टर्म होती है, तुरंत की चीज को भूल जाना। ठीक है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट नहीं। डिक्लाइन इन विजुअल एक्विटी, विजुअल एक्विटी भी डिक्लाइन हो सकती है, इंक्रीज हार्ट रेट नहीं। तो एज रिलेटेड जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, डिक्लाइन इन विजुअल एक्विटी। ठीक है, और क्या होगा, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी होगा। और क्या होगा, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट। जो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं उसमें क्या होगा, आई इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल विजुअल एबिलिटी में दिक्कत होगी। ठीक है, उससे क्या होगा, पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, लीड हो जाएंगी। ठीक है, और डेली एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। ठीक है, और अगर आइज में एज रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो उससे क्या होगा, लाइट अडेप्टेशन जो होगा और विजुअल फील्ड होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जो लंग्स के फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और रेस्पिरेटरी रेट जो होगी वो कैसी होगी, यूजुअली कैसी होगी, अनचेंज होगी या फिर रिमेंस वैसी की वैसी रहेगी या फिर अनचेंज होगी। जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी अनचेंज होगी एज के साथ, या फिर रिमेन जैसी है वैसी रहेगी, है ना।
और हार्ट रेट क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ेगी नहीं, हार्ट रेट कम होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। अब डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो हार्ट के जो वाल्व हैं, हार्ट के जो वाल्व हैं वो एज के साथ क्या होते हैं, थिक होते हैं, ना कि थिन। ठीक है, हार्ट वाल्व क्या होंगे, थिकन होंगे, तो उससे क्या है, हार्ट रेट डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी डिक्लाइन विथ एज, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी यूजुअली अनचेंज या फिर मेंटेन। ठीक है, और जो स्लीप पैटर्न है, जो स्लीप पैटर्न है, जो स्लीप पैटर्न है वो कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, एज रिलेटेड चेंज ओल्डर पर्सन में एक्सपीरियंस करता है क्या, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकिंग, कब, आफ्टर स्लीप ऑनसेट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या क्या हो गए, 2 नंबर हो गया डिक्लाइन इन विजुअल एक्टिविटी। ठीक है, और क्या होगा, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी यूरिनरी इन्फेक्शन, और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अच्छे वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।